कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ओवरऑल बढ़ी है, आपका जो ओवरऑल नेचुरल ड्रेनेज जो है रिवर्स का वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रहा है। फ्लड वाटर्स का रिसीड होना बहुत जरूरी है, पर अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण वो फटाफट रिसीड नहीं हो रहे तो आने वाले समय में थोड़ी सी भी बारिश जो है वो फिर जो है वो फ्लडिंग कर सकती है। कोंकण और वेस्टर्न महाराष्ट्र का जो हिली रीजन्स है वहाँ पे वेस्टर्न घाट्स का काफी क्लियर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, क्योंकि महाराष्ट्र के बाकी के एरियाज के कंपैरिजन में इन इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश होती रहती है। पर जो लास्ट वीक रेनफॉल हुआ, जो हेवी रेनफॉल एक्टिविटीज हमको देखने को मिली, वो काफी ज्यादा इंटेंस और अनप्रेसिडेंटेड नेचर की थी, जिसके कारण ये सारी समस्या जो है लैंडस्लाइड्स, फ्लडिंग, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप फ्लडिंग को काफी केयरफुली एनालाइज करोगे तो उसमें एक कॉमन फैक्टर रिवर फ्लडिंग का है। जैसे चिपळूण में वशिष्ठी रिवर में पहले फ्लड हुआ, जिसका पानी चिपळूण टाउन में एंटर हुआ और वहाँ पे फ्लड इसके कारण हुआ। कोल्हापुर और सांगली डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप देखोगे तो वहाँ पे पंचगंगा, कोयना, कृष्णा, ये रिवर्स में जो है वो फ्लडिंग हुआ। वेस्टर्न घाट्स का तो इन्फ्लुएंस है ही कि बहुत ज्यादा बारिश वहाँ पे होती है। साथ में वहाँ पे डैम्स का काफी एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, कोयना जैसा बड़ा डैम वहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं जब इतनी बड़ी तौर पे बारिश होती है तो फ्लड गेट्स खोलने पड़ते हैं, जिसका कारण डैम वाटर डिस्चार्ज जो है वो बढ़ता है और कहीं ना कहीं वो भी रिवर्स के लेवल्स पे इंक्रीज होने में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। और रिवर्स का भी नेटवर्क जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें कुछ रिवर्स ऐसी है कि जो हायर एलिवेशन एरिया से लोअर एलिवेशन एरियाज में फ्लो करती है। और अगर आप कृष्णा जैसे रिवर के बारे में देखोगे तो महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर के आसपास वो काफ़ी मिएंडरिंग पाथ उसका है, जिसके कारण काफी इजीली जो है वो फ्लड वाटर स्प्रेड होता है आसपास के इलाकों में। ऐसी जो इवेंट होती है उसको हमको प्रेडिक्ट करने के लिए हमें कैसी वेदर इवेंट होने वाली है, यानी कितना बारिश होने वाला है, ये पता होना चाहिए और उसका क्या इम्पैक्ट वो रीजन्स पे होने वाला है वो भी पता होना चाहिए। हालांकि इसमें काफी ज्यादा लिमिटेशंस अभी भी है, जिसमें अगर आपको ये पूछा जाए कि कल महाबलेश्वर में 500 मिलीमीटर बारिश होगी कि नहीं, तो कहीं ना कहीं ये जवाब अभी भी नहीं मिलता, क्योंकि वेदर मॉडल्स जो मीटरोलॉजिस्ट जो है वो यूज करते हैं फोरकास्ट करने के लिए, तो उनमें ये लिमिटेशंस होती है। पर इससे भी इम्पोर्टेंट जो हाइड्रोलॉजिकल इशू है, यानी हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर है, वो प्रेडिक्ट करना अभी भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। जैसे अगर आप देखोगे तो लैंडस्लाइड्स, तो अभी इंडिया में कोई ऐसा सोफिस्टिकेटेड मॉडल नहीं है जिसमें आपको लैंडस्लाइड का प्रेडिक्शंस मिलता है। इसी के कंपैरिजन में रिवर फ्लडिंग का भी एक मेजर इशू है कि कुछ फोरकास्ट है जहाँ पे आपको रिवर फ्लडिंग के बारे में समझता है, पर वो भी इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं है। और डैम डिस्चार्जेस के जो कनेक्शन में यही देखने को मिलता है कि हमें इतना कोई सोफिस्टिकेटेड फोरकास्ट नहीं मिलता है कि आने वाले दिनों में कितना डैम से डिस्चार्ज हो सकता है या फिर उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे जो दो विंग्स है, दो इंपॉर्टेंट विंग्स है, एक तो है फोरकास्टर्स का जो सर्वेलेंस कर रहे हैं सैटेलाइट्स और डॉपलर वेदर रेडार्स का इस्तेमाल करके, और जो दूसरा हमारा विंग है जो है रिस्पॉन्स का, यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर स्टेट का डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये दोनों विंग्स में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए या फिर जो उनका रिस्पॉन्स जो होना चाहिए वो उतना अच्छा नहीं है। और एक फैक्टर ये भी हो रहा है कि ये दोनों में जो कम्युनिकेशन होता है उसके बाद में वार्निंग्स जाने में काफ़ी टाइम लग रहा है, जिसके कारण निश्चित तौर पे उतना इफेक्टिव डिजास्टर मिटिगेशन हमें नहीं देखने को मिल पा रहा है। तो इसके ऊपर सॉल्यूशन यही है कि कहीं ना कहीं अगर ये दोनों विंग्स को हम इंटीग्रेट कर पाए, यानी एक तरीके का इंटीग्रेटेड सेंटर अगर कर पाए कि जहाँ पे वेदर रेडार्स का और सैटेलाइट्स का उपयोग करके सर्वेलेंस भी हो रहा है और स्टेक होल्डर्स जो है जिसमें आपके डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और लोकल एक्सपर्ट्स भी है जिनको पता है कि ऐसे रेनफॉल इवेंट्स का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो कहीं ना कहीं अगर ये साथ में बैठ के उसी टाइम पे जो है वो अच्छे से और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में जो है वो वेदर वार्निंग्स और अलर्ट्स डायरेक्टली लोगों तक और लोगों के फोन तक अगर वो भेज पाए तो उसका फायदा होगा। कहीं ना कहीं अभी इसका रिस्क असेसमेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से इलाके हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड और हो सकते हैं और वहाँ के लोगों को आपको वहाँ शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आने वाले टाइम में सिंपल हेवी रेनफॉल इवेंट्स भी लैंडस्लाइड ट्रिगर कर सकती है।
तो जब हम क्लाइमेट चेंज की चर्चा करते हैं तो हमें एक फैक्टर पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि क्लाइमेट चेंज एक एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, वो एक ट्रिगरिंग फैक्टर नहीं है। जिसका ये मतलब हुआ कि ये जो रेनफॉल इवेंट हुई वो फेवरेबल वेदर कंडीशंस के कारण हुई, जिसमें कि एक आपका लो प्रेशर सिस्टम जो है वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर फॉर्म हुआ, और ओवरऑल मानसून जो था वो एक्टिव था ओवर दिस रीजन्स। और इसमें फिर आपका क्लाइमेट चेंज का जो है वो एक फैक्टर आता है कि सी सरफेस टेम्परेचर्स बढ़ने के कारण या फिर एयर टेम्परेचर्स बढ़ने के कारण जो है वो ज़्यादा वाटर वेपर अवेलेबल है या फिर मॉइस्चर अवेलेबल है, जिसके कारण ऐसी रेनफॉल इवेंट जो है वो और बढ़ती है या फिर बढ़ सकती है। पर इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ऐसी इवेंट जो है वो 2022 में ही रिपीट होगी या फिर 2023 में ही रिपीट होगी, क्योंकि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर साल होगी। उसका एक सिंपल मतलब ये होता है कि अगर वो इवेंट लेट्स से पास्ट में हर 50 साल में अगर एक बार हो रही है, तो हो सकता है आने वाले 10 या फिर 15 साल में अभी जो है वो एक बार होगी।